नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। 6 बजे की 6 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहली बड़ी खबर, बीएसपी का मिशन 2027। राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की मिशन 2027 को लेकर अहम बैठक संपन्न हो गई। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें संगठनात्मक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ ने बताया कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही सर्व समाज में बीएसपी के चार को बढ़ाने के लक्ष्यों को भी समीक्षा की गई। मायावती ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी 2007 की तर्ज पर अनुशासन और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का लक्ष्य रखेगी। इसके अलावा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती प्रदेश भर में भव्य रूप से मनाने। लखनऊ में विशाल जनसभा आयोजित कर मिशन 2027 का औपचारिक आगाज किया जाएगा, जिसमें पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। हज यात्रा से पहले चिंता की लकीर है। मुस्लिम धर्म की विशेष धार्मिक हज यात्रा संभावित है कि इस वर्ष अप्रैल माह में शुरू होने जा रही। आपको बता दें कि इस बार उत्तराखंड से 1366 यात्री हज यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में चल रहे ईरान, इजराइल व अन्य देशों के बीच युद्ध ने हज यात्रा में जाने के लिए बेचैनी बढ़ा दी है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी इस विषय पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सभी हज में जाने वालों की दुआ व इच्छा है कि वर्तमान में चल रहे युद्ध में शीघ्र ही विराम लगे। शम्स ने कहा कि भारत में रह रहे लोगों की हमेशा से सर्वे भवन्तु सुखिनः व वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस प्रकार की जंग से केवल बेगुनाहों की जान चली जाती है, इसलिए जंग इंसानियत की दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है। उत्तराखंड से 1366 यात्री जाएंगे हज, ये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है। और इजराइल ईरान युद्ध को चिंताजनक बताया है। ये चिंता का विषय हज यात्रियों को लग रहा है, क्यों ना लगे। अध्यक्ष ने बताया कि हज यात्री की दुआ जल्द कबूल हो। मध्य पूर्व हालात पर नजर बनाए रखे हुए हैं। हज यात्री चिंतित हैं। 1366 यात्री हज को जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन युद्ध को लेकर उनके मन में चिंता बनी हुई है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इसके ऊपर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने अपील की है कि जल्द ही युद्ध समाप्त किया जाए। जंग में पूरी दुनिया में इस वक्त जंग का वातावरण है और उसका जो एपी सेंटर बना है वो मिडिल ईस्ट बना है। और हम सब जानते हैं कि हज के लिए भी मुसलमान सऊदी अरेबिया जाता है, जहाँ की एक तरह से जंग चल रही है। तमाम लोग जो टीकाकरण में आ रहे हैं, तमाम लोग जो हज जाना चाहते हैं, सब के सब एक ही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह से जंग रुके और उनकी यात्रा आसान हो जाए, क्योंकि जंग किसी कीमत पर भी कोई सल्यूशन नहीं है। बेगुनाह लोग मरते हैं। कुछ लोग अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन अपनी जिद के आगे जो मासूम बेगुनाह लोग मरते हैं, वो मुझे लगता है वो दुख का विषय रहता है। और हमेशा भारत की तो लाइन हमेशा से रही है
तो उन्होंने बताया कि भारत की लाइन हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश उन्होंने दिया है। सुरक्षित यात्रा को लेकर बेचैनी बढ़ी है। अप्रैल में शुरू हो सकती है हज यात्रा। ये अगली बड़ी खबर, मंडी तैयार, खरीद का इंतजार। हरियाणा प्रदेश की अनाज मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। इसी कड़ी में थानेसर की मार्केट कमेटी अनाज मंडी में खरीद प्रक्रिया को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंडी प्रशासन ने इस बार पारदर्शिता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त नियम किए हैं। मार्केट कमेटी सचिव हरजीत सिंह ने बताया कि मंडी में प्रवेश के लिए किसानों को गेट पास अनिवार्य रूप से बनवाना होगा। गेट के पास जारी करते समय ट्रैक्टर ट्रॉली के नंबर प्लेट की फोटो ली जाएगी। इसके अलावा किसानों के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया भी अनिवार्य की गई है ताकि फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि यदि कोई किसान स्वयं मंडी में नहीं आ सकता तो वह अपने स्थान पर 3 अधिकृत व्यक्तियों को नामित कर सकता है। मंडी में गेहूं लाने का समय सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक निर्धारित किया गया है। बायोमेट्रिक सुविधा के लिए मंडी में 4 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिनमें मार्केट कमेटी कार्यालय, किसान सहायता केंद्र, मंडी धर्मशाला और निर्धारित दुकानों पर व्यवस्था की गई है। बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसानों की फसल की खरीद की जाएगी। मंडी प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल को अच्छी तरह सुखाकर ही मंडी में लाएं ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। सरकार की ओर से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि नमी की मात्रा 12% निर्धारित की गई है। इस बार खरीद एजेंसियों के रूप में हाफेड और DFSC की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौसम में हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने फसल को सुरक्षित रखने के लिए भी आवश्यक इंतजाम किए। मंडी प्रशासन का कहना है कि सभी नियमों का पालन करने पर किसानों को खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो थानेसर में मंडी में अनाज की खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। MSP मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य रखा गया है। 1 अप्रैल से हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। थानेसर मंडी में तैयारियां पूरी हैं। इसको लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। गेट पास और बायोमेट्रिक प्रक्रिया अनिवार्य है। सुबह 6 से रात 8 बजे तक की फसल की एंट्री होगी। MSP जो न्यूनतम मूल्य है वो 2,085 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का रखा गया। थानेसर मंडी में तैयारी को लेकर जानकारी दी गई है। सख्त नियम लागू किए गए हैं। गेट पास और बायोमेट्रिक प्रक्रिया करना अनिवार्य है। सुबह 6 से रात 8 बजे तक ही फसल की एंट्री होगी। यह जानकारी मंडी समिति द्वारा दी गई है। हाफेड और DFSC को खरीद की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ किसानों ने सूखी फसल लाने की अपील किसानों से सूखी फसल लाने की अपील की गई है। 1 अप्रैल से हरियाणा में गेहूं की हाँ जी, हमने खरीद को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंडी में बिजली, पानी, सफाई की व्यवस्था कर दी गई है। किसानों के पीने के पानी के लिए हमने 10 वाटर कूलर लगाए हैं। 2 शौचालय हैं मंडी के अंदर, 1 यूरिनल है, जिसमें हमने उन्हें आदेश दे दिए हैं कि दिन में 2-3 बार सफाई जरूर रखें। और गेट पर गेट पास काटने की व्यवस्था की गई है। सर, इस बार क्या आदेश सरकार की ओर से दिए गए हैं? हाँ, इस बार हम नया ये करने जा रहे हैं अभी कि जो सरकार से जो आदेश प्राप्त हुए हैं, एक तो ट्रैक्टर पर उसका व्हीकल का नंबर लिखा होना जरूरी है। मंडी में पूरी तैयारी है
सरकार भी परचेज करने को तैयार है, बारदाना भी पूरा आ गया है, लाइट व बिजली की पूरी व्यवस्था है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, कोई किसान को किसी किस्म की कोई तंगी नहीं आएगी, माल आते बिकेगा, सूखा माल। क्या रेट रखा गया सरकारी इस बार? सरकार का 2585। नमी की बात करें तो क्या नमी रखी है? नमी तो जो है देखो इस टाइम क्यों लेट आएगी, 10 तारीख के बाद आएगी। बजट खर्च में फिसड्डी विभाग। अगली बड़ी खबर, रायबरेली में वित्तीय वर्ष के दौरान कई विभागों का बजट खर्च निराशाजनक रहा है, जिससे विकास कार्यों पर असर पड़ने की बात सामने आई है। आंकड़ों के अनुसार करीब 8 विभाग ऐसे रहे जिन्होंने लगभग 32 करोड़ रुपए की राशि खर्च ही नहीं की। सबसे खराब स्थिति कृषि विभाग की रही, जहां 19.59 करोड़ रुपए के बजट में से केवल 1.34 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। वहीं पुलिस विभाग भी पीछे रहा, जिसने 39.67 करोड़ रुपए में से करीब 12 करोड़ रुपए ही खर्च किए। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग में भी बजट खर्च की रफ्तार धीमी रही, जिससे कई विकास कार्य अधूरे रह गए। हालांकि सिंचाई विभाग और समाज कल्याण विभाग ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करते हुए अधिक बजट खर्च किया। बजट का समय पर और सही उपयोग न होने पर अब सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि विभाग समय रहते बजट का सही उपयोग नहीं करते तो विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाता। तो रायबरेली में फिसड्डी नजर आया है। बजट खर्च में कई विभाग फिसड्डी रहे हैं। 8 विभागों ने 32 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए हैं। कृषि विभाग का सबसे खराब प्रदर्शन बताया गया है। वहीं पुलिस विभाग ने भी बजट बहुत कम खर्च किया है, 39 करोड़ में से 12 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी और बेसिक शिक्षा में भी धीमी गति देखी गई है। सिंचाई समाज कल्याण विभाग ने अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा बजट खर्च किया है। अब बजट उपयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बजट खर्च में कई विभाग फिसड्डी नजर आए हैं। रायबरेली में 8 विभागों ने 32 करोड़ रुपए खर्च ही किए हैं। कृषि विभाग का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। तो वहीं पुलिस विभाग ने भी कम बजट खर्च किया है। पीडब्ल्यूडी और बेसिक शिक्षा में धीमी रफ्तार देखने को मिली है। सिंचाई समाज कल्याण विभाग ने अपेक्षाकृत बजट खर्च किया है। तो बजट उपयोग पर उठे सवाल। रायबरेली में बजट खर्च में कई विभाग फिसड्डी नजर आए हैं। 8 विभागों ने 32 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। कृषि विभाग का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। पुलिस विभाग ने भी कम बजट खर्च किया है। पीडब्ल्यूडी और वित्तीय वर्ष 2025-2026 का समापन हो रहा है। वहीं रायबरेली जिले में विकास कार्यों के लिए दिए गए 32 करोड़ रुपए अब वापस होने की कगार पे आ गए हैं। आपको बता दें कि रायबरेली जिला के 8 ऐसे विभाग हैं जहां पे बजट जो है खर्च नहीं किया गया है और अब वो पैसा वापस हो जाएगा। विकास कार्यों के लिए लगभग 32 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन विकास कार्य न हो करके अब वो पैसा वापस हो जाएगा। वो चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की बात की जाए या पुलिस विभाग की बात की जाए, इससे तमाम 8 विभाग है जहां पे अब विकास कार्यों के लिए जो बजट आया था वो खर्च नहीं हुआ है, वहीं अब वो वापस होने की कगार पे आने वाला है। वहीं रायबरेली जिले के 2 ऐसे विभाग हैं जहां पे देखा गया है कि बजट से ज्यादा खर्च किया गया है। वो चाहे समाज कल्याण विभाग की बात की जाए या सिंचाई विभाग की बात की जाए, इन दोनों विभाग में बजट से ज्यादा खर्च किया गया है। लेकिन 8 ऐसे विभाग है जिसमें विकास कार्यों के लिए जो पैसा आवंटित हुआ अब वो वापस हो जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें अधिकारियों की विकास कार्यों में रुचि नहीं दिखी या फिर क्या लापरवाही ही लावाली रह गई, जिसके चलते अब वो पैसा वापस किया जाएगा। इस समय हम रायबरेली के विकास भवन में मौजूद है जहां से जिले का विकास का पहिया चलता है। वहीं ऐसे ये विभाग हैं, अब 8 विभागों का पैसा वापस होने की कगार पे आ गया, क्योंकि आज से वित्तीय वर्ष 2025
और 2026 का समापन हो रहा है, जिसके बाद अभी 32 करोड़ रुपए वापस हो जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से आवंटित किए गए थे जिले के विकास कार्यों के लिए, लेकिन विकास कार्य नहीं हो पाया, जिसके चलते अब इस कगार पे आया है कि जो बजट है वो वापस होने की कगार पे पहुंच चुका है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बुखार और डायरिया का प्रकोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे खबर और बुखार और डायरिया का प्रकोप। खबर उन्नाव से है, जहां जिला अस्पताल में मंगलवार को मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि देखी गई। बदलते मौसम के कारण बुखार और डायरिया के मरीजों की भीड़ इमरजेंसी वार्ड में उमड़ पड़ी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार मात्र 6 घंटे के भीतर 20 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचे, जिनमें बच्चों की संख्या सर्वाधिक थी। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि तापमान में उतार चढ़ाव और बढ़ती गर्मी के कारण पेट से संबंधित बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। इन दिनों डायरिया, उल्टी, दस्त और बुखार के मामले अधिक सामने आ रहे हैं। छोटे बच्चे विशेष रूप से इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालांकि बुजुर्ग मरीज भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर महेंद्र ने जानकारी देते हुए कहा, मौसम बदलने की वजह से डायरिया के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। बुखार और जुकाम संबंधित समस्याओं वाले मरीजों की संख्या बड़ी है, जिसमें बच्चों की संख्या अधिक है। इसी कारण इमरजेंसी वार्ड में भीड़ बढ़ गई है। उन्होंने यह भी बताया कि मरीजों को तुरंत बेड उपलब्ध कराने के लिए एक बेड पर 2 मरीजों को भी लिटाकर इलाज करना पड़ रहा है, ताकि कोई इलाज से वंचित ना रह सके। सुबह से अब तक लगभग 20 मरीज अस्पताल पहुंच चुके और मरीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अस्पताल प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए इलाज की व्यवस्था बढ़ा दी है और मरीजों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि डायरिया जैसी समस्या का शुरुआती इलाज घर पर ही संभव है, लेकिन लापरवाही खतरनाक हो सकती है। लोगों को तेज धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए और शहर से शरीर में पानी की कमी न होने दें। समय समय पर साफ पानी पीते रहें तथा ग्लूकोन-डी और इलेक्ट्रोल पाउडर जैसे ओरल रिहाइड्रेशन घोल का उपयोग करें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना, बाहर का वासी या खुला खाने से बचना और बच्चों को स्वस्थ पानी पिलाना बेहद ज़रूरी है। अस्पताल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि गंभीर लक्षण दिखने पर तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में संपर्क करें, ताकि समय रहते उपचार मिल सके। मौसम के बदलते हुए मिजाज से ये है कि डायरिया के ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, जैसे लैट्रिन बाथरूम वगैरह के ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, जिसमें बच्चों की जनसंख्या ज्यादा है। बड़े बुजुर्ग भी हैं, लेकिन बच्चों की जनसंख्या ज्यादा है, जिसके कारण इमरजेंसी भीड़ है। इसी वजह से हम लोग 1 से 2 लगा रहे हैं, लेटाते हैं और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी तक सुबह से लेकर 20 मरीज लगभग आ रहे हैं, जिसमें से बच्चों की जनसंख्या ज्यादा है। लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि घर में रह के भी इलाज हो संभव है इसका। धूप में बाहर ना निकले और समय अपना पानी पीते रहे, ग्लूकोन-डी, इलेक्ट्रोल पाउडर का यूज करते रहे, जिससे कि हम इन्हें दूर भगा सकें। केस्को का स्मार्ट मीटर अभियान। खबर कानपुर से, जहां बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए केस्को द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। शहर के करीब 7.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से अब तक 1 लाख से अधिक घरों में स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। आने वाले समय में सभी उपभोक्ताओं को इस नई प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। केस्को के प्रबंध निदेशक सैमुअल पॉल ने बताया कि स्मार्ट मीटर लागू होने से उपभोक्ताओं को बिजली खपत पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। साथ ही बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और बिजली चोरी पर भी प्रभावी नियंत्रण लगेगा। स्मार्ट मीटर के साथ प्रीपेड प्रणाली को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। समय पर रिचार्ज या भुगतान करने वाले उपभोक्ता को बिजली बिल पर 2% की छूट दी जाएगी। वहीं जिन उपभोक्ताओं पर पुराने पोस्टपेड बिल का बकाया है, उनके
नए रिचार्ज से एक निश्चित राशि काटकर बकाया समायोजित किया जाएगा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप भी उपलब्ध कराया गया, जिसके जरिए वे रियल टाइम में अपना बैलेंस चेक करने के साथ बिजली खपत का आकलन किया जा सकता है। इससे उपभोक्ता अपनी ज़रूरत के अनुसार बिजली उपयोग को नियंत्रित कर सकेंगे। इसके अलावा अब सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को अलग से मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। स्मार्ट मीटर की बिजली के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की गणना करने में सक्षम होगा, जिससे सोलर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। सेम मीटर का ये फीचर है, वो फीचर हम बिलिंग के पर्पस यूज करते हैं। मींस मीटर अपना बिहेवियर सेम करता है, उसकी बिलिंग के लिए हम उसको प्रीपेड और पोस्टपेड। नेक्स्ट है कि हम स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं। जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, हमारा स्टाफ जाता है, तो लोग पूछते हैं कि आप स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं। फैसिलिटी के साथ होगा। और जो हमारे नॉर्मल मीटर हैं उनको हमें उसके बाद से ईडी लेते हैं। आज हम लोग किस्को सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे डिजिटल एवं प्रिंट पत्रकार साथियों के साथ आयोजित किया है। इसका मेन उद्देश्य है प्रीपेड स्मार्ट मीटर के संबंध में कुछ जानकारियां हम लोग उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारे हेल्प डेस्क में हमारे 19-12 में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आ रहे हैं। उसको बिल्कुल स्पष्ट जवाब देने के लिए और कंज्यूमर्स को गाइड करने के लिए हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग किया है। इसमें विशेष रूप से जितने भी हमारे यहाँ पोस्टपेड मीटर्स लगे हुए हैं उसको हम लोग AMISP योजना के अंतर्गत, जो भारत सरकार से फंडेड योजना है, उसके अंतर्गत हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। और रिप्लेस करने के बाद कंज्यूमर को नियमित रूप से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो OTP से वेरीफाइड है। फिलहाल बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।